खोजा अक्सर यात्रा पर जाता रहता था। जब भी वह घर से बाहर निकलता, उसके साथ उसका वफादार गधा और कुछ जरूरी कपड़े ही हुआ करते थे। रुपयों पैसे का तो यह हाल था कि कभी कभी जेब में होते ही नहीं थे। खोजा जब भी यात्रा पर जाता था, किसी न किसी मजदूर असहाय की मदद करने ही जाता था। इसलिए वह जहां कहीं पहुंचता, वहां के लोग उसके भोजन और रहने की व्यवस्था कर दिया करते थे। जब खोजा देखता था कि वह जिसकी मदद के लिए आया है, वह खुद ही मुश्किल में है, अपना गुजरा कर रहा है, तब खोजा खुद कोई काम धंधा करके अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर लिया करता था। खाली हाथ केवल गधे के साथ निकले खोजा को इसलिए कभी कहीं जाने में डर नहीं लगता था। लेकिन उस बार हुआ यह कि वह अपने शहर से दूसरे शहर जाने लगा तो एक पड़ोसी ने कुछ रकम यह कहकर खोजा को थमा दी कि जिस शहर में वह जा रहा है, वहां मेरा एक रिश्तेदार रहता है, मेहरबानी करके यह रकम तुम उसे दे देना। फिर हुआ यह कि खोजा यात्रा पर निकल तो पड़ा, लेकिन जिस शहर तक उसे पहुंचना था, वहां पहुंचने से पहले ही रात हो गई, इसलिए एक रात व्यतीत करने के लिए वह एक समय में रुक गया। इस डर से कि कहीं कोई पैसे न चुरा ले, उसने सोने से पहले अपना बटुआ अपने सिराहने के नीचे रख लिया। खोजा के पास ढेर सारे रुपयों से भरा बटुआ देखकर सराय के मालिक के मुंह में पानी आ गया। उसने खोजा के रुपए चुराने की योजना बना ली। रात के समय वह दबे पांव अनेक बार खोजा के बिस्तर के पास गया, पर इस डर की कहीं खोजा जागा हुआ तो न हो, उसने हाथ बढ़ाने का साहस नहीं किया। जब आधी रात बीत गई तो उससे रहा नहीं गया। उसने धीमे स्वर में खोजा से पूछा, खोजा भाई, क्या तुम सो चुके हो? नहीं। क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? खोजा ने पूछा। आधी रात बीत चुकी है, जल्दी से सो जाओ, सराय का मालिक बोला। क्यों? खोजा ने पूछा। कल तुम्हें लंबा सफर करना है। अगर अच्छी तरह से आराम नहीं किया तो आगे कैसे जा पाओगे? जहां तक तुम्हारे बटुए का सवाल है, उसकी फिक्र मत करो, हमारी सराय उसे कोई नहीं चुराएगा। शुक्रिया, अब मैं गहरी नींद सो सकूंगा, यह कहकर खर्राटे मारने लगा और बीच बीच में बड़बड़ाता रहा, मैं सो चुका हूं, मैं सो चुका हूं। सराय के मालिक का कहना है कि उसकी सराय में मेरा बटुआ कोई नहीं चुराएगा। एक दिन जब से बादशाह बाजार से लौटा था, तब से वह बेहद उदास था। महल मुलाजिम हैरान थे कि वहां न तो कोई मनहूस मंजर देखने को मिला, न कोई फरियादी ही टकराया, फिर भी बादशाह जब से लौटा है, उदास क्यों है? बादशाह ने अपनी सभी वजीरों को बुलाकर अपनी उदासी की वजह बताई, लेकिन किसी ने समाधान नहीं बताया। महल के आम मुलाजिमे ने तो कुछ देर हैरान रहने के बाद यह सोचकर इस हैरानी को अपने से दूर पटक दिया कि बादशाहों का क्या है, वे तो जिस बात पर बेहद उदास होना चाहिए उस पर बेसाख्ता खिलखिलाते हैं, और जिस बात पर इंसाफ चाहिए उस बात या वाकये पर मुंह लटका है। अलबत्ता बादशाह के खुश या उदास रहने तक उन्हें भी वैसा ही चेहरा बनाए रखना होता था, सो सभी वही कर रहे थे। उधर बादशाह था कि उसे अपनी उदासी और हैरानी को सुलझाए बिना चैन नहीं मिल रहा था। इसीलिए बादशाह ने खोजा को बुलाने का आदेश दिया। वह कई बार आजमा कर देख चुका था कि अकेला खोजा ही है जो हर मामले की सही वजह बताता है। खोजा पर बादशाह ने उससे अपनी हैरानी और उदासी की वजह बयान की। बादशाह बोला, खोजा, तुम्हें खबर होगी कि मैंने कुछ अरसे पहले इस हुक्म और छूट का ऐलान किया था कि राजधानी के तमाम बाजार आधी रात तक खुले रखे जा सकते हैं। मैं यह मानता हूं कि इससे व्यापारियों को लाभ ही होगा और वे खुशी खुशी मेरे हुक्म का या इस छूट का लाभ उठा रहे होंगे। खोजा ने हामी भरी, जहांपना, वह ऐलान मैंने भी सुना था। यह तो उनके फायदे की बात थी, तो ऐसा आपका योजना वाजिब ही था। वही तो मैं जानता था,
बादशाह बोला, पर आज जब मैं बाजार पहुंचा तो वहां एक भी दुकान खुली हुई नहीं मिली, जबकि अभी आधी रात बीतना तो दूर, रात ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी। मैं अपने तमाम वजीरों से पूछ चुका हूं पर कोई भी इसकी वजह बता नहीं पा रहा है। क्या तुम बता सकते हो कि हमारे व्यापारियों ने मेरे हुक्म का पालन क्यों नहीं किया? हुक्म न मानने वालों को क्या सजा दी जाए? बादशाह की हैरानी जानकर खोजा हंसते हुए बोला, जहां पनाह आपका कोई भी मुलाजिम आपको इसकी सही वजह नहीं बता सकता। आप शायद नहीं जानते कि आपकी राजधानी में दिनदहाड़े किसी का लुट जाना आम बात है। ऐसे में देर रात तक व्यापारी या खरीद फरोख्त करने वालों की हिफाजत कौन करेगा, जिस पल हमारी राजधानी रात को अंधेरे में डूबी रहती है? फिर दुकानों में काम करने वालों को दुगुनी तनख्वाह कौन देगा? रहा सजा देने का सवाल, तो सजा व्यापारियों को नहीं, उस मुलाजिमों को दीजिए जिनका काम लोगों की अमन चैन मुहैया कराना है। कहना न होगा, बादशाह को यह इल्म होते देर न लगी कि महल से फरमान जारी करने देने से कोई उसका फायदा नहीं उठाने लगता। एक बार बादशाह अपनी प्रजा का सुख दुख जानने के लिए घर घर घूमने निकला। वह जहां भी गया, लगा उसे बुरी हालत में मिले, लेकिन डर के मारे सभी ने यही कहा कि वह सब मजे में हैं। उन्हें बादशाह या उसके मुलाजिमों से कोई शिकायत नहीं है। इसी क्रम में बादशाह खोजा के घर भी पहुंचा। उसने देखा कि खोजा अपने बिना छत वाले घर में हाथ पर हाथ धरे बैठा है। न तो उसे बादशाह के आने की खुशी है और न कहीं जाने की जल्दी। बादशाह ने खोजा से कहा, खोजा, जरा मुझे अपनी जमीनें तो दिखाओ। खोजा बोला, जहांपना, जमीनें कहाँ से दिखाऊं? मेरी ज्यादातर जमीनें तो तहसीलदार के कब्जे में हैं। कुछ थोड़ी सी जमीन ही बची है मेरे पास। ऐसा क्यों? बादशाह ने पूछा। खोजा ने बताया, कई साल सूखा पड़ने के कारण मैं जमीनों का लगाना नहीं दे पाया था। बादशाह ने आगे पूछा, तुम्हारा अनाज कहाँ है? खोजा बोला, जहांपना, जैसा कि मैं बता चुका हूं, सूखा पड़ने से अनाज ज्यादा नहीं हुआ था। जितना हुआ था, जितना हुआ था, वह सारा का सारा आपके महल में पहुंच चुका है। तुम्हारे मकान की छत कहाँ है? बादशाह ने अगला सवाल पूछा। उसे वह साहूकार ले गया जिससे मैंने फसल बोले लिए बीज उधार लिया था। खोजा ने जवाब दिया। और तुम्हारे घर फर्नीचर, चारपाई आदि, उन सब का क्या हुआ? बादशाह ने पूछा। वह आयकर न चुका पाने के कारण काजी उठा ले गया। तुम्हारा बेटा कहाँ है? बादशाह ने इस नियत से पूछा कि जैसे ही वह अपने बेटे को हाजिर करेगा, हम उसे अपनी फौज में मुलाजिम रखने का ऐलान करके इसे खुश कर देंगे। खोजा ने किसी को पुकारने के लिए आवाज देने की बजाय स्पाट सा जवाब दिया, हुजूर, जिला अधिकारी के जुल्म की वजह से उसकी मौत हो गई है। और तुम्हारी पत्नी, वह कहाँ है? बादशाह ने थोड़ी मासूमी के साथ पूछा। इस सवाल को करने से पहले सोचा था कि वह इस दुखी आदमी की पत्नी को इसके साथ न छोड़ने के लिए कहेगा, इस डर से कि उसे देखकर कहीं आप उस पर रीझ न जाएं, मैंने उसे छिपा दिया है। खोजा ने दो टूक लफ्जों में कहा। तुम्हारी हर बात झूठी है खोजा। आखिर तुम्हारी मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? बादशाह ने गरज कर कहा। इस पर खोजा ने उत्तर दिया, नहीं जहांपना, यह बातें सच्ची हैं। दूसरों की तरह यदि मैं भी आपके सामने झूठ बोलता कि मजे में हूं, आपकी प्रजा होना गौरव की बात मानता हूं, आपके मुलाजिम बड़े नेक और इंसाफ परस्त है, तो शायद आप इतने गुस्से में न आते। बादशाह मुंह लटकाए खोजा के घर से निकला और किसी का दरवाजा खटखटाने की बजाय वह सीधा अपने महल की ओर चल पड़ा। मुल्ला नसरुद्दीन के लिए एक एक क्षण बड़ा ही कीमती था।
उसने बाजार में अधिक देर घूमना मुनासिब न समझा और सिपाहियों की अक्ल ठिकाने लगाता हुआ अली के चायखाने पर आ पहुंचा। अपना भेद खुलते ही उसने चायखाने पर आकर अपना लिबास बदल लिया और फिर बाजार में चला गया, जहां आग में घी डालकर वह वापस आया। अभी वह अली से कुछ कहने ही जा रहा था कि एक कांपती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी, हटो हटो, अरे भाई मुझे जाने दो, आखिर यहाँ हो क्या रहा है, मुझे जाने दो, मुझे महल में जाना है। महल, यह शब्द कानों में पड़ते ही मुल्ला नसरुद्दीन चौंक कर पलटा। उसने देखा झुकी पतली नाक व सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा ऊंट पर बैठा था। देखने में वह अरबी लगता था। उसकी पगड़ी पर एक विशेष चिन्ह अंकित था जो उसका आलिम होना सिद्ध करता था। वहां मची मारकाट और दंगे फसाद से भयभीत होकर वह ऊंट के कुबड़ से चिपट गया था और एक आदमी उसे पकड़कर ऊंट से नीचे घसीटने की चेष्टा कर रहा था। बूढ़ा बुरी तरह घबराकर चिल्ला रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने समझ लिया कि इसी आदमी के माध्यम से वह महल में दाखिल हो सकता है। आगे बढ़कर उसने उसे उस व्यक्ति से बचाया, फिर उसके ऊंट को अपने गधे के पास बांधकर उसे अली के चायखाने में सुरक्षित ले आया। बाहर मचे हंगामे के कारण चायखाना खाली पड़ा था। अरे भाई, आखिर यहाँ यह सब क्या हो रहा है? गदर मच रहा है, गदर, मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे और अधिक डराते हुए पूछा। आप कौन हैं और कहाँ जाना चाहते हैं? मुझे तो महल में जाना है, अमीर से मिलने। बुजुर्गवार मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे समझाया। अमीर से मिलना इतना आसान नहीं कि आप गए और अमीर से मिल लिए। उनसे मिलने के लिए तो लोगों को हफ्ता हफ्ता भर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। महल में मेरा इंतजार हो रहा होगा। अच्छा, व्यंग्य से मुस्कराया मुल्ला नसरुद्दीन। आप में क्या सुरखाब के पर लगे हैं मेरे बुजुर्गवार? आखिर आप चीज क्या हैं जो अमीर आपका इंतजार कर रहे होंगे? मुल्ला नसरुद्दीन की बात सुनकर बूढ़ा चिढ़ गया। फिर एकाएक गरूर भरे लहजे में बोला, तुम्हें यह बात मालूम होनी चाहिए कि मैं एक प्रसिद्ध आलिम, ज्योतिषी और हकीम हूँ। मैं बगदाद से अमीर की दावत पर ही यहाँ आया हूँ। ओह ओह, खुशामदीद ए आलिम शेख। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसके सम्मान में सिर को हल्की सी जुम्बिश दी। मैं एक बार बगदाद गया था। वहां के सभी आलिमों को मैं जानता हूँ। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? अगर तुम बगदाद गए हुए हो तो तुम्हें अमीर के लिए की गई मेरी खिदमतों के बारे में भी पता होगा। मैं वही मशहूर आलिम मौलाना हुसैन हूँ जिसने अमीर के लड़के की जान बचाई थी। मैं तो रहने वाला भी बगदाद का हूँ। क्या कहा? मुल्ला नसरुद्दीन ने गहरा आश्चर्य व्यक्त किया। मौलाना हुसैन? क्या आप ही मौलाना हुसैन के नाम से जाने जाते हैं बुजुर्गवार? ए भले आदमी, मेरी बात सुनकर तुम्हें इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है? मौलाना हुसैन ने हैरानी से पूछा। उसने सोचा कि शायद मुल्ला नसरुद्दीन उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया है। अपनी शान में कसीदा पढ़ते हुए वह स्वयं ही बोला, विद्वता में अद्वितीय, वैद्यक तथा ज्योतिष शास्त्र में निपुण मशहूर आलिम मौलाना हुसैन मैं ही हूँ। लेकिन तुम देख रहे हो कि घमंड मुझे छू भी नहीं गया है। देखो, मैं तुम जैसे छोटे आदमी से भी कितनी आत्मीयता से पेश आ रहा हूँ। बुजुर्ग जीवाए ने सोचा कि यदि मैं इसके सामने अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर पेश करूंगा तो ये दूसरे लोगों के बीच और अधिक बढ़ा चढ़ाकर मेरी तारीफ करेगा। इस प्रकार इस मुल्क में मेरा मान सम्मान होने लगेगा। आम लोगों में होने वाली चर्चा जासूसों और भेदियों की मार्फत अमीर तक पहुंचती है। उसका ख्याल था कि इस प्रकार उसकी विद्वता का सिक्का जम जाएगा। इसी कोशिश में उसने अपने पुराने आलिम मित्रों के बहुत से वाक्य दोहराए और सितारों के योग व आपस में उनके संबंध भी बताने शुरू किए। मुल्ला नसरुद्दीन ने बड़े गौर से उसकी बातों को सुना। वह एक एक बात को अपने दिमाग में बैठाता जा रहा था। बूढ़ा अपनी ही रौ में बोले जा रहा था। वह इस बात से पूरी तरह बेखबर था
कि मुल्ला नसरुद्दीन के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। मौलाना की सारी बातें बड़े सब्र से सुनने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन बोला, नहीं, विश्वास नहीं होता कि आप ही मौलाना हुसैन हैं। अरे दोस्त, विश्वास करो, विश्वास करो कि मैं ही मौलाना हुसैन हूँ, अपने शब्दों पर जोर देते हुए बूढ़े आलिम ने कहा। इसमें आश्चर्य की क्या बात है, आखिर तुम विश्वास क्यों नहीं करते? मुल्ला नसरुद्दीन ने चेहरे पर ऐसे भाव पैदा किए मानो वह गहरी सोच में डूब गया हो, फिर एकाएक ही बोला, मेरे बुजुर्ग, लगता है आपकी शामत आने वाली है। अब आपको कोई नहीं बचा सकता। हे मेरे विद्वान आलिम, बुखारा में कदम रखने से पहले कम से कम अपने सितारे तो देख लिए होते। यह सुनते ही बूढ़े आलिम के हाथ से चाय का प्याला छूट गया। चाय का घूंट हलक में जाकर ऐसा लगा कि उस पर खांसी का दौरा सा पड़ गया। पलके झपकते ही उसकी शेखी गायब हो गई। जैसे तैसे उसने अपने आप पर काबू पाया, फिर बोला, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? आखिर बात क्या है? मुल्ला नसरुद्दीन ने बाजार की ओर इशारा करके कहा, क्या आपको मालूम नहीं कि यह सारी गड़बड़ी आपके ही कारण हुई है? मेरे कारण? मेरे कारण कैसे? क्या यह सच नहीं है कि आपने बगदाद से रवाना होने से पहले यहाँ खुल्लम खुल्ला यह ऐलान किया था कि आप अमीर के हरम तक पहुँच जाएंगे और उनकी बेगमों को छी छह कहते हुए भी शर्म आती है? हुसैन साहब, आपको ऐसी बात कहते हुए शर्म नहीं आई? यह सुनते ही बुजुर्ग का मुंह खुला का खुला रह गया। आंखें फटसी पड़ी और डर के मारे हिचकियां आने लगीं। वह कुछ कहना चाहता था, मगर उसकी आवाज ने उसका साथ नहीं दिया। हकलाती सी आवाज में वह केवल मिमिया कर रह गया। जबकि लोहा गर्म जानकर नसरुद्दीन ने पुनः चोट की। आपने कसम खाई थी कि आप ऐसा करेंगे। अभी कुछ देर पहले मुनादी वाले यही ऐलान करके गए हैं कि आप जैसे ही बुखारा की सरहद में कदम रखें आपको पकड़कर फांसी दे दी जाए। इसी बात के जुनून में यहाँ के लोग हर छोटे बड़े देशी विदेशी आलिम के खून के प्यासे हो गए हैं, और क्या सैनिक क्या नागरिक, सब आपको ढूंढते फिर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले पिछले चौराहे पर लोगों ने इस्तांबुल के एक आलिम को जिंदा जलाने की कोशिश की। खुदा खैर करे हुसैन साहब, आपका अब न जाने क्या होगा। बूढ़ा आलिम बुरी तरह कराहने लगा। उसका दिमाग कुंद हो गया था और वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके खिलाफ यह चाल किसने चली। और अब यदि लोगों को यह पता चल जाए कि आप यहाँ बैठे हैं तो लोग यहीं आकर आपकी तिक्का बोटी कर देंगे। आपकी तो बात क्या कहूँ, आपसे बात करने या यहाँ ठहराने के जुर्म में मुझे भी सरेआम फांसी पर लटका दिया जाएगा। मैं बगदाद लौट जाऊंगा। बूढ़ा आलिम लगभग रो पड़ा, मुझे फौरन यहाँ से लौट जाना चाहिए। मगर आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। यदि किसी प्रकार आप फाटक तक पहुँच भी गए तो वहाँ सिपाही आपको पकड़ लेंगे। ऐ मेरे मेहरबान दोस्त, कसम खुदा पाक की, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। ऐसी गुस्ताख बात मैं कभी कह ही नहीं सकता। हाय कमबख्ती, ये क्या मुसीबत आ गई। ऐ खुदा के नेक बंदे। वह मुल्ला नसरुद्दीन के सामने गिड़गिड़ाया, ऐसे कठिन वक्त में तू ही मेरी मदद कर। मैं मदद करूं? मैं कैसे मदद करूं? मुल्ला नसरुद्दीन ने आंख तरेरी, मुझे करना तो यह चाहिए कि अपने आका का सच्चा व वफादार सेवक होने के कारण आपको पकड़कर तुरंत सिपाहियों को सौंप दूं ताकि मुझ पर आपके साथ सांठगांठ करने का इल्जाम न लगे। बूढ़ा आलिम बुरी तरह रोने लगा। जब मुल्ला नसरुद्दीन को महसूस हो गया कि मामला पूरी तरह जम गया है, तब वह बोला, एक बात बताएं बुजुर्गवार। पूछो पूछो मेरे भाई।
आप कहते हैं कि लोगों ने आपको बदनाम करने के उद्देश्य से ऐसा किया है और आप बिल्कुल निर्दोष हैं। हाँ भाई, हाँ, यही सच है। ठीक है, मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास है कि आपको इस साजिश में जानबूझकर फांसा जा रहा है, वरना इस उम्र में आपका किसी हरम से क्या वास्ता। बिल्कुल सही बात है, मगर अब कुछ ऐसा रास्ता तो बताओ मेरे भाई की इस मुसीबत से मेरी जान छूटे। रुसा होकर बूढ़ा आलिम बोला। आप मेरे साथ आइए। नसरुद्दीन उसे पीछे वाले कक्ष में ले आया जिसमें ईंधन आदि रखा था। फिर जो जनाना कपड़े पहने हुए थे उनकी पोटली उसकी ओर बढ़ाकर बोला, ये कपड़े मैंने अपनी बीवी के लिए खरीदे हैं। यदि आप चाहें तो आपकी पोशाक व साफे आदि से मैं इन्हें बदल सकता हूँ। जनाने कपड़े पहनकर व नकाब से चेहरा ढककर आप सिपाहियों व जासूसों की नजरों से बच सकते हैं। और हाँ, अपने ये पोथी पत्रे भी यहीं छोड़ जाना, वरना इनसे भी आपकी शिनाख्त हो सकती है। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। बूढ़ा तुरंत अपने कपड़े उतारने लगा। उसने जनाने कपड़े पहन लिए और जब वह पूरे कपड़े पहनकर तैयार हो गया तो नसरुद्दीन उसे बाहर ले आया और उसे ऊंट पर बैठाकर बोला, खुदा हाफिज है आलिम। औरतों वाली मधुर व पतली आवाज में बोलना न भूलना। इधर आलिम की रवानगी हुई, उधर मुल्ला नसरुद्दीन की आंखें चमक उठीं। अब उसके लिए महल में दाखिल होने का रास्ता साफ हो चुका था। अब उसकी गुलजान का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था। मौलाना हुसैन बने नसरुद्दीन। लड़ाई लगभग शांत हो चुकी थी। अधिकांश नागरिक अपने अपने घरों में जा चुके थे। सैनिक बाजार के चप्पे चप्पे पर फैल चुके थे। बहुत से लोग गिरफ्तार हुए थे। अधिकांश बाजार बंद हो चुका था। इक्का दुक्का छोटी मोटी दुकानें ही खुली हुई थीं। उधर अमीर ने दरबार की आपातकालीन सभा बुलाई हुई थी। मरघट जैसा सन्नाटा सभा में छाया हुआ था। हर छोटा बड़ा अधिकारी वहां मौजूद था, मगर सभी के चेहरों पर डर, दहशत और आशंका के साए लहरा रहे थे। अमीर अपने शानदार तख्त के सामने पीठ पर दोनों हाथ बांधे बड़ी बेचैनी से चहलकदमी कर रहे थे। एक ओर प्रधानमंत्री बख्तियार और अरसला बेग खड़े थे। उन दोनों के चेहरों पर फटकार सी बरस रही थी। दिल ही दिल में वे मुल्ला नसरुद्दीन को करोड़ों गालियां बक चुके थे, इसके बावजूद भी गालियों का सिलसिला जारी था। एकाएक अमीर रुके और सब पर एक दृष्टि डालकर बोले, यहाँ जो भी कुछ हुआ या हो रहा है सब आप लोगों के सामने है। अब आप लोगों की क्या राय है? इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए, यह सवाल हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। सब मौन थे, कोई कुछ न बोला। सब सिर झुकाए बैठे रहे। उन्हें खामोश देखकर एकाएक अमीर की मुखमुद्रा बदल गई। उनके चेहरे पर भूकंप के से भाव दिखाई देने लगे। अब तो कई लोगों की जुबानें तालू से जा लगीं, हलक सूख गए। सबसे बुरा हाल बख्तियार और अरसला बेग का था। मुल्क में अमन चैन का पूरा दारोमदार उन्हीं पर था। मगर इससे पहले कि अमीर कोई सख्त हुक्म जारी करते कि एक कर्मचारी उनके सम्मुख हाजिर हुआ और बोला, आका का इकबाल बुलंद रहे। महल के फाटक पर एक अजनबी आया हुआ है जो खुद को बगदाद का आलिम मौलाना हुसैन बताता है। उसका कहना है कि मौलाना हुसैन अमीर ने उसकी पूरी बात सुने बिना ही हुक्म दंदनाया, उन्हें अदब के साथ भीतर लाया जाए। कर्मचारी चला गया। अमीर के चेहरे का तनाव तेजी से कम होने लगा। उनके चेहरे पर विश्वास के ऐसे चिन्ह दिखाई देने लगे मानो अब उनकी सारी परेशानियां दूर होने वाली हों। कुछ देर बाद आलिम मौलाना हुसैन लगभग दौड़ता हुआ दरबार में आया। ऐ मेरे आका, इस जगत के चांद सूरज, दुनिया के सरताज, अमीर आजम, यह गुलाम आपके लिए दुआ करता हुआ रात दिन सफर करके एक बड़े खतरे से आगाह करने आया है। अमीर मुझे बताएं कि क्या आजकल
कोई नई औरत आपके जीवन में आई है या आने वाली है? क्या अमीर उससे मिले हैं? क्या कहा? औरत। अमीर ने तख्त पर बैठे बैठे बेचैनी से पहलू बदला। हाँ, एक औरत लाई तो गई है, मगर हम अभी उससे मिले नहीं, बल्कि इरादा बना रहे हैं। खुदा का शुक्र है, खुदा का लाख लाख शुक्र है। मुल्ला नसरुद्दीन ने राहत की सांस ली, फिर उठा और दोनों हाथ आसमान की ओर उठाकर बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने विद्वता और गंभीरता का सितारा डूबने से बचा लिया। मैं अमीर आजम को बता देना चाहता हूं कि कल रात सितारों व ग्रहों की स्थिति ऐसी थी जो कि उनके लिए काफी खतरनाक थी। इस नाचीज गुलाम ने, जो कि अमीर के कदमों की धूल चूमने के काबिल भी नहीं, सितारों की चाल देखकर यह पता लगाया है कि जब तक सितारे शुभ घरों में दाखिल न हो जाएं, तब तक अमीर को किसी भी औरत के संपर्क में नहीं आना चाहिए। साथ ही यह भी सच है कि यदि आप ज्योतिष शास्त्र की चेतावनी का अपमान करते हैं तो आपकी बर्बादी सुनिश्चित है। यह तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं सही समय पर पहुंचकर आपको सावधान कर सका। अमीर ने बीच में ही उसे टोका, तुम कहना क्या चाहते हो मौलाना हुसैन? मुल्ला नसरुद्दीन भी अपनी किस्म के एक ही शख्स थे। पूरे आत्मविश्वास से वह बोलते चले गए, मेरे आका, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं ठीक समय आपको सचेत करने आ पहुंचा हूं। मैं आज के दिन अमीर को किसी औरत को छूने से रोक सका, मेरे आका। मैंने सारी प्रजा को गमगीन होने से बचा लिया। मुल्ला नसरुद्दीन प्रसन्नता और आत्मविश्वास का ऐसा प्रदर्शन कर रहा था कि अमीर को उसकी बात पर विश्वास करना ही पड़ा। जब मुझे अमीर आजम का हुक्म मिला कि मैं उन्हें अशुभ ग्रह नक्षत्रों के अनिष्टकारी प्रभाव के विषय में सचेत करूं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं जरूरी तैयारियां करके तुरंत ही बुखारा के लिए चल दिया। मैंने चलने से कई दिन पहले अमीर की जन्मपत्री तैयार की और उसी समय से अमीर की खिदमत में जुट गया। कल जैसे ही मैंने खगोल नक्षत्रों की जांच की तो पता चला कि वे अमीर के लिए अशुभ व अनिष्टकारी राशि में हैं। सितारा अलशुला, जो डंक की अलामत है, सितारा अलकल्ब, जो दिल का सूचक है, के मुकाबले गर्दिश में है। आगे मैंने 3 सितारे अलगफ, जो कि औरत के नकाब की अलामत हैं, 2 सितारे अलिकलील, जो कि ताज की अलामत हैं, तथा 2 सितारे अशरतान, जो सींग की अलामत हैं, देखे। मुल्ला नसरुद्दीन एक पल के लिए रुका, फिर कई गहरी सांसें लीं और दरबार का जायजा लिया। सभी दम साधे उसकी बकवास सुन रहे थे। वह धारा प्रवाह इस प्रकार बोले जा रहा था मानो बहुत बड़ा आलिम हो। मैंने मंगल को देखा, जो मंगल ग्रह का दिन है, तथा यह दिन शुक्रवार के खिलाफ बड़े लोगों व अजीम शख्सियतों की मौत का सूचक है। अमीरों के लिए बड़ी ही बदशगुनी का प्रतीक है। यह सब बुर्ज और रास देखकर मैं समझ गया कि ताजपोश अमीर की मौत के डंक का खतरा बना रहेगा यदि वह किसी औरत के नकाब को छुएगा। आठ मेरे आका, मैं आपको सावधान करने की गर्ज से फौरन भागा चला आया। मैंने रात दिन दौड़ाकर 2 ऊंट मार डाले, बाद में मैं बाकी रास्ता पैदल तय करके यहाँ पहुँचा हूँ। अमीर अत्यधिक प्रभावित दिखाई देने लगे। वह बोले, मौलाना हुसैन, क्या यह सच है कि माप दौलत पर इतना भारी खतरा मंडराया हुआ है? क्या यह बात तुम दावे से कह सकते हो? कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? गलती और मुझसे? तौबा तौबा हुजूरे आली। बगदाद से बुखारा तक आप एक भी शख्स ऐसा नहीं गिना सकते जो इलाज करने में या सितारों के विषय में मुझसे ज्यादा जानता हो या जो मेरी बराबरी कर सके। ए अमीर आजम, आप अपने आलिमों से मालूम कर लें कि जन्मपत्री में मैंने सितारों को ठीक ठीक बताया है या नहीं, उनके प्रभाव की खोज ठीक से की है या नहीं। अमीर ने टेढ़ी गर्दन वाले आलिम की ओर देखा। वह बामुश्किल अपने स्थान से उठा और बोला, ज्योतिष विद्या में अद्वितीय मेरे साथी मौलाना हुसैन ने सितारों को सही से नामांकित किया है।
इससे सिद्ध होता है कि इनके इल्म पर संदेह नहीं किया जा सकता। यहाँ तक तो ठीक था, मगर इससे आगे उस टेढ़ी गर्दन वाले ने जो कुछ भी कहा उसमें मुल्ला नसरुद्दीन को बदनीयती और जलन की बू आ रही थी। वह कह रहा था, विद्वता में सर्वोपरि मौलाना हुसैन साहब ने अमीरे आजम को चांद की 16वीं मंजिल के विषय में तथा उन राशियों के बारे में क्यों नहीं बताया जिनमें वह मंजिल आती है, क्योंकि कैफियतों के बिना यह कहना व्यर्थ है कि मंगल का दिन अजीम शख्सियतों की मौत का दिन है। इनमें ताजपोश भी शामिल है। मंगल ग्रह की मंजिल एक राशि में है, उरुज दूसरे में, ठहराव तीसरे में तथा उतार चौथे में। इस प्रकार मंगल ग्रह के एक नहीं 4 घर हैं, लेकिन विद्वान मौलाना हुसैन साहब ने एक ही दर्शाया है। अपनी बात कहकर आलिम खतरनाक अंदाज में मुस्कराया। दरबारी लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। वे सोच रहे थे कि नया आलिम उलझन में फंस गया है, मगर वे क्या जानते थे कि उनके सामने आलिमों का आलिम मुल्ला नसरुद्दीन खड़ा है, जिसने जीवन में कभी हार मानना नहीं सीखा। वह बिना किसी झिझक या परेशानी के बड़े ही नम्र लहजे में बोला, मेरे विद्वान व होशियार साथी, इनके इस दूसरे क्षेत्र में भले ही आप मुझसे अव्वल जानते हों, लेकिन जहां तक सितारों का सवाल है, उनके शब्दों से साफ जाहिर है कि विद्वान इब्न बज्जा के ज्ञान से वे पूरी तरह नावाकिफ हैं। इब्न बज्जा का दावा है कि मंगल की मंजिल हमल तथा अकबर, मेष व वृश्चिक की राशि में है, उसका उतार कर्क, उरुज, मकर व ठहराव तुला राशि में है, लेकिन बहरसूरत वह मंगल का ही है तथा उस पर उसकी वक्र दृष्टि होने से ताजपोशों के लिए अनिष्टकारी व घातक है। इस प्रकार धारा प्रवाह रूप से बोलते वक्त मुल्ला नसरुद्दीन को इस बात की तनिक भी परवाह नहीं थी कि वह सही बोल रहा है या गलत। वह तो केवल इतना जानता था कि ऐसे मौकों पर बड़बोले और बातूनी लोगों की ही जीत होती है। वह आलिम के साथ भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन आलिम उसकी चुनौती स्वीकार न कर सका। दरबारी उल्टे उसे ही घूरने लगे, क्योंकि मुल्ला नसरुद्दीन के धारा प्रवाह बोलने से वे काफी प्रभावित दिखाई दे रहे थे। यदि तुमने सभी सितारों का सही नाम व अनुभव बताया है, एकाएक ही अमीर बोल उठे, और तुम्हारी बात पूरी तरह ठीक है, तो भी हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि हमारी जन्मपत्री में सितारे अशरतान कहाँ से आ गए, जो कि सींगों की अलामत निशानी हैं। मौलाना हुसैन, तुमने वास्तव में ठीक समय पर आकर हमें सचेत किया है, क्योंकि आज सवेरे ही एक जवान लड़की हमारे हरम में लाई गई है। हम उससे मिलने की तैयारी। नहीं मेरे आका, नहीं। एकाएक ही खौफजदा होते हुए मुल्ला नसरुद्दीन चीखा, उसे अपने ख्यालों से ही दूर कर दीजिए। आपके लिए तो उसके बारे में सोचना भी गुनाह है। जिस प्रकार चीखकर असभ्य तरीके से वह अमीर को संबोधित कर रहा था, हालांकि वह दरबारी सभ्यता के विपरीत था, किंतु वह जानता था कि इस प्रकार का नाटक करके ही वह अमीर के अधिक निकट पहुंच सकता है। इसे अमीर के प्रति उसकी वफादारी ही माना जाएगा। इस प्रकार उसने अमीर से उस लड़की को न छूने की पूरी गर्मजोशी से आरजू मिन्नत की। वह बोलाए, मेरे अमीर आजम, मैं चाहता हूं कि मुझे आंसुओं का दरिया बहाना न पड़े और न ही गम का काला लिबास पहनना पड़े। मौलाना हुसैन के इस परामर्श से और परामर्श देने के ढंग से अमीर अत्यधिक प्रभावित दिखाई देने लगे। वह बोले, मौलाना हुसैन, घबराओ मत, तसल्ली रखो, हम अपनी रियाया के दुश्मन नहीं हैं जो हम उसे आंसू बहाने पर मजबूर करें। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने जीवन की पूरी हिफाजत करेंगे, क्योंकि हमारा जीवन हमारी रियाया की अमानत है। मेरा विश्वास करो कि तुम्हारी सलाह के बिना हम उसका तो क्या, किसी भी औरत का मुंह नहीं देखेंगे। फिर उन्होंने हुक्का गुड़गुड़ाया। उसके बाद हुक्के की नली आलिम की ओर बढ़ा दी। नए आलिम ने सिर झुकाकर तहेदिल से अमीर की इस मेहरबानी को कबूल किया। यह देखकर सभी दरबारी ईर्ष्या से जल उठे।
प्रधानमंत्री बख्तियार और सेनापति अरसला बेग तो ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे उन्हें भरे दरबार में नंगा कर दिया गया हो। तभी अमीर ने ऐलान किया, माबदौलत नए आलिम मौलाना हुसैन को अपने राज्य का विद्वान शिरोमणि मुकर्रर करने की मेहरबानी करते हैं। उनकी विद्वता तथा ज्ञान, साथ ही माबदौलत के प्रति वफादारी लोगों के लिए मिसाल है। अमीर बोलते जा रहे थे और दरबार के मुहर्रिर तेजी से रजिस्टरों पर अपनी कलम चला रहे थे। फिर अमीर ने सभी दरबारियों को संबोधित किया, जहां तक तुम लोगों का सवाल है, माबदौलत अपनी सख्त नाराजगी जाहिर करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मुल्ला नसरुद्दीन द्वारा फैलाए गए खतरों के अतिरिक्त भी माबदौलत के सिर पर मौत का खतरा मंडरा रहा था, जिसकी तरफ तुम में से किसी ने भी उंगली न उठाई। मौलाना हुसैन, जरा इन मुखों के चेहरे तो देखो, बिल्कुल गधे नजर आते हैं। वास्तव में पूरी दुनिया में किसी भी बादशाह ने ऐसे लापरवाह मंत्री न रखे होंगे। मौका अच्छा था, मुल्ला नसरुद्दीन ने फौरन आग में घी डाला। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं आलमपना। मैं तो यह भी कहना चाहता हूँ कि इन मूर्खी के चेहरों पर नेकी और ईमानदारी की झलक भी दिखाई नहीं देती। ये लोग चोर हैं, सबके सब चोर। अमीर ने पूरे आत्मविश्वास और क्रोध से कहा, ये दिन रात हमें लूटते रहते हैं। हमें महल की हर चीज पर नजर रखनी पड़ती है। बादशाह होकर हमें खुद अपनी छोटी छोटी वस्तुओं की हिफाजत करनी पड़ती है। ये लोग अक्सर हमारी कोई न कोई वस्तु गुम कर देते हैं। आज सुबह ही हम अपना रूमाल बाग में भूल आए। मौलाना हुसैन, हमें बताते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि आधा घंटा भी नहीं लगा इन्हें वह रूमाल गायब करने में। तुम तो समझ ही गए होगे न मौलाना कि आखिर यह गंदी और गिरी हुई हरकत किसने की होगी। अमीर बोल रहे थे और मुल्ला नसरुद्दीन की पैनी नजरें दरबारियों पर थिरक रही थीं। रूमाल का जिक्र आते ही उसने टेढ़ी गर्दन वाले आलिम को नजरें चुराते देखा। फिर उसने बड़ी सफाई से अपने लिबास की दाहिनी जेब दबाई। मुल्ला नसरुद्दीन की पारखी नजरों से उसकी यह हरकत छुप न सकी। वह बड़ी तसल्ली से अपने स्थान से उठा, धीरे धीरे चलता हुआ आलिम के पास पहुंचा। फिर बड़ी सफाई से उसके लिबास की जेब में हाथ डालकर उसने वह रूमाल खींच लिया जो सोने के तारों से कढ़ा हुआ था। अमीर आजम, क्या इसी रूमाल के खो जाने पर आप दुखी हैं? यह देखकर आश्चर्य और भय के मारे सभी दरबारी सकते में आ गए। नया आलिम वास्तव में ही खतरनाक प्रतिद्वंद्वी सिद्ध हो रहा था। यह टेढ़ी गर्दन वाला वही आलिम था जिसने मुल्ला नसरुद्दीन का विरोध किया था, और अब पहले ही झटके में मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे तबाह कर दिया। उसका भांडा फूट चुका था। यह सब देखकर भय के मारे सभी अधिकारियों के दिल बैठे जा रहे थे। यह देखकर अमीर गरजकर बोले, वाकई मौलाना हुसैन, वाकई तुम बड़े काम के आदमी हो। अल्लाह गवाह है, यही हमारा रूमाल है। तुम कमाल के आदमी हो मौलाना हुसैन। फिर वह दरबारियों की ओर पलटे, आखिर तुम रंगे हाथों पकड़े ही गए। तुम लोगों ने हमारा बड़ा नुकसान किया है, मगर अब एक धागा भी तुम लोग नहीं चुरा पाओगे। जहां तक इस गंदे चोर का सवाल है, इसके पूरे शरीर के बाल नोचकर इसके तलवों में 100 बेंत मारे जाएं। इसे नंगा करके उल्टा गधे पर बैठाया जाए तथा चोर चोर कहते हुए इसे सारे शहर में घुमाया जाए। बादशाह का हुक्म सुनते ही अरसला बेग ने सैनिकों को इशारा किया। अगले ही पल सिपाहियों ने आलिम को दबोच लिया, फिर धकेलते हुए बाहर ले गए। आलिम बुरी तरह चीख चिल्ला रहा था। बाहर सिपाही उस पर बुरी तरह पिल रहे थे। इस मौके पर जिस किसी सिपाही को उससे कोई खुंदक थी, वह बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहा था। कुछ देर बाद जब उसे दरबार में पेश किया गया तो वह बिल्कुल नंगा था तथा उसके शरीर के सारे बाल नुचे हुए थे। वह बड़ा ही भद्दा और कुरूप नजर आ रहा था। उसका पूरा शरीर खून से लहूलुहान था। ऐसा लगता था कि उसी दाढ़ी और साफे ने ही आज तक उसकी बदकारी और बदनीयती को छिपा रखा था।
ऐसी शक्ल वाला व्यक्ति गुंडा, बदमाश और चोर ही हो सकता था। इस पाजी को मेरी नजरों के सामने से दूर करो, इसके साथ साथ वैसा ही सुलूक किया जाए जैसा हमारा हुक्म है। अगले पल सैनिक उसे किसी जानवर की भांति धकियाते हुए बाहर ले गए। अमीर उसके जाने के बाद काफी देर तक नए आलिम से बातें करते रहे। दरबारी शांत भाव से खड़े या बैठे थे। उन सभी के चेहरों पर हवाइयां सी उड़ रही थीं और अब तो वे नए आलिम से नजरें तक मिलाने से कतरा रहे थे। सबसे बुरी हालत प्रधानमंत्री बख्तियार की थी। उसे अपने अधिकार छिनकर नए आलिम के हाथों में जाते दिखाई दे रहे थे और दिल ही दिल में वह उसे शिकस्त देने की नई योजना सोच रहा था। अभी मौलाना हुसैन उर्फ नसरुद्दीन और अमीर के बीच सफर आदि की बातें चल ही रही थीं कि तभी एक पहरेदार दौड़ता हामफता वहां आया और चीखते हुए बोला, अमीरे आजम को मालूम हो कि राज्य में अशांति फैलाने वाले मुल्ला नसरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या? अमीर उछलकर खड़े हो गए। उसे फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। अगले ही पल कुछ सिपाही एक बूढ़े को घसीटते हुए लाए और तख्त के सामने फर्श पर फेंक दिया। वह था असली मौलाना हुसैन। उसे देखते ही मुल्ला नसरुद्दीन को सारा दरबार घूमता हुआ प्रतीत होने लगा।